आइए आज हम एक नज़र डालते हैं आज़ादी के उस पक्ष पर जिसे आज़ाद कराने के लिए हमारे शहीदों ने क्या कुछ नहीं किया और जिस देश को आज़ाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय और न जाने कितने ही लोगों ने अपने आप का पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस देश को आज़ाद कराने के लिए। उसी भारत देश के आज़ाद होने पर चंद लोगों द्वारा इस देश के गरीब और किसानों का, मजदूरों का शोषण करने का भाव जो पैदा हुआ, सत्ता के केंद्र में रहकर लोग जिस प्रकार अपने ही देशवासियों का शोषण कर रहे हैं, क्या हमारे उन क्रांतिकारी वीरों ने इसी आज़ादी का सपना देखा था? क्या इसीलिए अपना खून बहाया था कि लोग सत्ता में आकर के गरीबों, मजदूरों और किसानों के हिस्से का सारा सुख लेकर के खुद भोगें और जो गरीब किसान और मजदूर के घरों में होना चाहिए उसे अपने तिजोरियों का खिलौना बना रखे? क्या इसी सपने के भारत का बनाने का सपना देखा था? कहने के लिए तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन सही मायने में हमें आज़ादी नहीं मिली और हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि उन अमर शहीदों के, उन क्रांतिकारी साथियों के सपनों को चूर चूर करने में ही हम अपना गौरव समझते हैं। आज हम बात करेंगे इसी आज़ादी के एक दीपक सुभाष चंद्र बोस के संबंध में, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने आईएएस की नौकरी छोड़ दी थी, जो उस समय में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, लेकिन उन्होंने उस नौकरी को छोड़ करके देश को आज़ाद कराने का व्रत लिया और जीवन भर अंतिम सांसों तक देश को आज़ाद कराने का प्रयास करते रहे। आइए बात शुरू करते हैं। जब वे जेल से रिहा हुए और जब अंग्रेजों ने उन्हीं के घर में नजरबंद कर रखा था, चारों तरफ अंग्रेजी सिपाही पहरा दे रहे थे, उनका बाहर निकलना, किसी से मिलना जुलना मुश्किल था। ऐसी परिस्थितियों में एक दिन वे अपने भतीजे के सहयोग से जियाउद्दीन नामक मुसलमान का वेश बना करके आधी रात को चुपचाप निकल गए, जिसकी खबर न तो उनके घर वालों को हुई और न ही उन अंग्रेज सिपाहियों की हुई। उनके पास गाड़ी थी, ये अमीर परिवार से संबंध रखते थे। अपने उसी गाड़ी में जियाउद्दीन मुसलमान के रूप में निकले और निकल करके पेशावर पहुंचे और उस पेशावर में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क किया जो दूसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा जासूस माना जाता था, लेकिन उसके भाई को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। अपने भाई के उस फांसी का बदला लेने के लिए उसने सुभाष चंद्र बोस को सहयोग किया और एक रात वह जासूस कहा जाने वाला आदमी, जो जिसके संबंध में कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सबसे बड़ा जासूस था, एक पठान के रूप में, एक पठान की वेशभूषा बना करके वहां से अफगानिस्तान पहुंचा। अफगानिस्तान सीमा पर चेकिंग हो रही थी और वहां पर पोस्ता भाषा बोली जाती है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को यह भाषा न आने के कारण उस व्यक्ति ने इन्हें गुआ रहने की सलाह दी। वहां पर जब ये पहुंचे तो इनकी गहन जांच की गई
और यहाँ तक कहा जाता है कि उनकी जांच करने के लिए अंग्रेजों ने उनका मुंह खोल के उनके जीभ बाहर खींचने की भी कोशिश की ताकि इनके मुंह से आवाज निकले और यह पता लग सके कि वास्तव में गूंगा है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस भी उस पठान के चाचा, और पठान उनका चाचा बना था, उनका भतीजा बन करके इन्होंने भी वह दर्द बर्दाश्त किया और किसी तरह से वहां से निकल करके अफगानिस्तान में काबुल पहुंचे। वहां से उन्होंने मास्को जाना था लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाई, व्यवस्थाएं बिगड़ गई और उन्हें एक हिंदुस्तानी के घर 50 दिनों तक रहना पड़ा। कुछ दिन सराय में रहे, लेकिन सराय में कितने दिन रहते हैं, कहा जाता है कि उस सराय में ही एक अंग्रेज सिपाही ने उनके पिताजी द्वारा दी गई सोने की घड़ी छीन ली थी और सुभाष चंद्र बोस चुपचाप देखते रह गए थे, क्योंकि अगर विरोध करते तो भेद खुल सकता था कि ये गूंगे नहीं हैं और अंग्रेज सरकार पकड़ करके इन्हें यातनाएं दे दे के मार सकती थी। इसलिए नेताजी चुप रहे। 50 दिनों के बाद किसी तरह से वे पहुंचे मास्को, लेकिन मास्को ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। फिर वे इटली में रोम पहुंचे। रोम से उन्होंने अपनी बातचीत की। उन्होंने बताया कि वो अंग्रेजों के शत्रु हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करना चाहते हैं। और तब कहा जाता है कि उस जर्मन शासक ने, जो हिटलर था, हिटलर से उनकी मुलाकात भी बड़ी अजीब परिस्थिति में हुई थी। कई महीने लगे और दुनिया का महानतम तानाशाह कहा जाने वाला हिटलर ने उन्हें कहा था कि तुम जापान जाओ, जापान हमारा मित्र भी है और वहां से तुम्हारा भारत नजदीक है, वो तुम्हारी मदद करेगा। और ऐसा कहा जाता है कि उसी हिटलर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक पनडुब्बी में बैठाकर गुप्त रूप से जापान भेजा था। और जापान पहुंचने के बाद जापान के प्रधानमंत्री तोजो से मिले थे और तोजो ने इन्हें हर तरह की मदद करने का आश्वासन दिया था। उसी समय दक्षिणी अफ्रीका के युद्ध में जापानियों ने हिंदुस्तानी सेना को, जो अंग्रेजी सेना थी जिसमें हिंदुस्तानी सिपाही थे, लगभग 4000 सिपाहियों को बंदी बना लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान के प्रधानमंत्री से उन युद्धबंदियों को मांगा, इस शर्त पर कि उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करेंगे। और उसी समय रास बिहारी, जिन्होंने लगभग 40,000 हिंदुस्तानियों की एक फौज बना रखी थी, और रास बिहारी के संबंध में कहा जाता है कि वे एक हिंदुस्तानी थे, लेकिन इस समय उनकी उम्र 65-66 के आसपास थी। जब उन्हें खबर मिली नेताजी के बारे में तो उन्होंने सरकार से कहा कि इसकी कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दे दिया जाए। और अंततः इसकी कमान संभाल करके सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई, INO का गठन किया, पुनर्गठन किया। और उसको लेकर के जब जापान ने सिंगापुर पर आक्रमण कर अंग्रेजों को भगा दिया और उस पर अपना कब्जा कर लिया, और उसी दौरान जो हमारा गोवा, दमन और दीव, ये जो द्वीप है, इन पर उनका कब्जा हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि जापान के सरकार ने या उन्हें ये द्वीप ने पुरस्कार में दे दिए और यहीं पर उन्होंने आज अपनी सरकार बनाई। किसी कारणवश यह वह समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर थी। हिटलर, जो जर्मन का शासक था, और जापान और ऑस्ट्रिया, ये तीनों मिलकर के युद्ध लड़ रहे थे। ये तीनों विजयी हुए जा रहे थे, हर मौके पर अपने दुश्मन को हरा रहे थे। लेकिन तभी पासा पलटा जब हिटलर ने रूस पर आक्रमण कर दिया और उसकी सेनाएं घिर गई। हिटलर ने सुसाइड कर लिया,
जापान के ऊपर बम गिरा दिया गया, ऑस्ट्रिया हार गया और तब सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद हिंद फौज हल्की होने लगी। तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और ही दक्षिण पूर्वी एशिया में उन्होंने अपने इंडियंस को मोटिवेट किया और वहाँ के लोग, जो इंडियन लोग जाके वहाँ बसे हुए थे, कहा जाता है कि उन्होंने, वहाँ की औरतों ने अपने सारे गाने नेताजी को समर्पित कर दिए, अपने अपने बेटों को समर्पित करके कहा कि यही हमारे धन है और हम इसे आपको समर्पित करते हैं, आप किसी तरह हमारे देश को आज़ाद कराइए। इस तरह से एक बड़े फौज का गठन करके उन्होंने देश को आज़ादी कराने का सपना देखा, लेकिन परिस्थितियां उनके प्रतिकूल थी और कहा जाता है कि इसी दौरान जो तीनों देश जो उनकी मदद कर रहे थे युद्ध हार गए और तब उनके ऊपर दबाव पड़ा। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को भंग कर दिया और खुद निकले और कहा जाता है कि हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार इस देश को आज़ाद कराने का सपना अधूरा रह गया। बाद में अंग्रेजों ने उन आज़ाद हिंद फौज के 3 नामी सैनिकों को ला करके लाल किले में ट्रायल किया और उस समय भारतीय लोगों ने, भारतीय जनता ने अटूट एकजुटता दिखाई और लाखों की संख्या में रोज लोग लाल किले के, दिल्ली के लाल किले के बाहर इकट्ठे होकर के नारा लगाने लगे कि इन्हें छोड़ दें, इनके साथ क्या कर रहे हो। और तभी नेवी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जगह जगह भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और तब अंग्रेजों को लगा कि अब भारत को आज़ाद कराना ही पड़ेगा और उसी के 2 वर्ष बाद भारत आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी का जो सपना नेताजी ने देखा था, आज़ादी के बाद इस देश की बागडोर संभालने वाले लोग उन्हीं नेताजी के सपनों को चूर चूर करके सारा सत्ता अपने हाथों तक केंद्रित कर रखे हैं। इस विशाल भारत के गरीब मजदूर लोगों के हिस्से की सुख समृद्धि अपने तिजोरियों में कैद करके उनके साथ अन्याय करते हुए इस देश के साथ भी गलत कर रहे हैं, जो हम किसी भी सूरत में न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। आवश्यकता है कि अभी भी उनकी आंखें खुले और इस देश के हर नागरिक तक पहुंचने वाली सुविधाएं उन तक पहुंचाई जाए। हर सुख और समृद्धि का हक जिसे है उन्हें वहां तक पहुंचाया जाए और आवश्यकता है कि उनकी सोई हुई आत्मा को जगाने का प्रयास किया जाए। देश का जो भी प्रबुद्ध वर्ग है, जो भी नौजवान हैं, उन्हें इसके लिए वैचारिक संघर्ष छेड़ने की आवश्यकता है। तभी इस देश के नागरिकों को सही मायने में आज़ादी मिल पाएगी और तभी गांधी और सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के इस पावन भूमि को सही मायने में आज़ादी मिल सकेगी। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।